जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से संबंधित हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं पहली जानकारी की तरफ। सोशल मीडिया में आया मैसेज, 8 सीपीसी की सिफारिशों में ऑनरी रैंक्स को फायदा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ईएसएम के संगठन हैं जो मैसेज करके बता रहे हैं कि 8 सीपीसी में ऑनरी रैंक्स को फायदा दिया जाए। कुछ मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे मैसेज आ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि ऑनरी रैंक्स को मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए 8 सीपीसी में। यानी जिन रैंकों को ऑनरी मिली है उनको नेक्स्ट रैंक की पेंशन दी जाए। अभी फिलहाल उनको अगले रैंक की पेंशन नहीं मिल रही, अभी मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन 8 सीपीसी में दिया जाए। 8 सीपीसी में कुछ रूल्स चेंज किया जाए, जैसे कि ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। जो नायब सूबेदार है जिन्हें ऑनरी मिली है उनको सूबेदार की पेंशन दी जाए। जिन सूबेदारों को ऑनरी मिली है उनको सूबेदार मेजर की पेंशन दी जाए। और जो सूबेदार मेजर है जिनको ऑनरी मिली है उनको लेफ्टिनेंट की पेंशन दी जाए। तो मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए 8 सीपीसी में। मैं इस बात से एग्री करता हूं। जितने भी ऑनरी रैंक हैं, जिनको ऑनरी मिली है आफ्टर रिटायरमेंट, उनको ऑनरी का बेनिफिट मिलना चाहिए 8 सीपीसी में। एक अगले रैंक की पेंशन मिलनी चाहिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। 12 मार्च बुधवार को कैबिनेट मीटिंग। क्या सरकार डीए 55% अप्रूव करेगी कैबिनेट मीटिंग में? दोस्तों, एक वेबसाइट है जिसका नाम है मनी कंट्रोल वेबसाइट। इन्होंने बताया कि 12 मार्च को मीटिंग है भारत सरकार की और उसमें आपका डीए 55% अनाउंस हो सकता है। दोस्तों, मेरे अनुसार मुझे लगता है कि भारत सरकार अभी थोड़ा यहां पे टाइम लगाएगी। कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद भारत सरकार अप्रूव करेगी आपका डीएडीआर। हमें यह पता है कि 55% अप्रूव होगा। आंकड़ों के आधार पर 2% की आपकी बढ़ोतरी हो रही है। अभी 53 चल रहा है, 55% भारत सरकार अप्रूव करेगी। लेकिन इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 12 मार्च को भारत सरकार अप्रूव करेगी डीए 55%। दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे अभी टाइम लगेगा। अगर अप्रूव कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कर देती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे दोस्तों, मीटिंग हर एक हफ्ते होती है। कैबिनेट जो मीटिंग होती है वो हर एक हफ्ते होती है। तो दोस्तों, थोड़ा सा यहां पे टाइम लग सकता है मेरे अनुसार। बाकी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि 12 मार्च को सरकार अप्रूव करेगी। देखते हैं 12 मार्च को क्या होता है। चलते अगली जानकारी की तरफ। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 8 सीपीसी में भी होगा। जो पेंशनर 8 सीपीसी के लागू होने से पहले जुलाई का या फिर जनवरी का 3% नोशनल इंक्रीमेंट लेंगे। काफी पेंशनर्स कहते हैं कि सर ये 3% क्या है? बार बार आप थंबनेल में लिखते हो 3%, 3%। क्या 3% पेंशन बढ़ेगी? दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है कि 3% बढ़ोतरी। अगर आपकी बेसिक जो भी है, अगर उसमें 3% लगा दिया जाए तो फिर दोस्तों अगली बेसिक पे में आप आते हैं। तो नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब यही है कि आपको 3% का इंक्रीमेंट मिला। चाहे दोस्तों आप एक साल में एक ही बार इंक्रीमेंट ले रहे हो, तो 3% की बढ़ोतरी हम इसलिए कहते हैं। अब दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 8 सीपीसी भी आपको होगा। अगर आप 8 सीपीसी से पहले जुलाई का इंक्रीमेंट ले या फिर जनवरी का इंक्रीमेंट ले, क्योंकि दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट देने का मतलब है कि आपकी 3% बढ़ोतरी होगी। 3% आपकी बेसिक पे बढ़ी है, बेसिक पे में उछाल आया। और जब बेसिक पे बढ़ेगी तो बेसिक पेंशन ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ेगी। तो अगर आप 8 सीपीसी से पहले नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा लेते हैं तो इसका असर 8 सीपीसी की पेंशन पे भी पड़ेगा। 8 सीपीसी में आपकी पेंशन और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, आवेदन डाल सकते हैं। अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आप जनवरी का इंक्रीमेंट ले सकते हैं। अगर आप जून में रिटायर हुए तो फिर आप जुलाई का इंक्रीमेंट ले सकते हैं। कोर्ट केस करने की अब जरूरत नहीं है आपको। आप आवेदन दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, फिर डिपार्टमेंट आपको नोशनल इंक्रीमेंट देगा। अगर आप 2006 के बाद पेंशन आए हैं, 2006 से जो पहले आए हैं उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट नहीं है। बहुत बार मैं बता चुका हूं। तो दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 8 सीपीसी में भी होगा। बेसिक पेंशन में आपकी बढ़ोतरी होगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। अग्निवीर योजना में होंगे बड़े बदलाव। और ये किसने कहा है? ये कहा है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने।
इन्होंने कहा है कि 26-27 तक कुछ बदलाव हो सकते हैं अग्निवीर योजना में, अग्निवीर स्कीम में। यानी दोस्तों कुछ चीजें सोची जा रही हैं, कुछ चीजों का आकलन किया जा रहा है, और क्या क्या चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं अगर आप अग्निवीर में भर्ती हैं, अगर आप अग्निवीर हैं। तो दोस्तों क्या क्या चीजें आपकी चेंज हो सकती है। अग्निवीर योजना भर्ती में उम्र सीमा, यानी जो अभी उम्र सीमा 21 वर्ष है उसे बढ़ाकर 23 वर्ष करा जा सकता है। जो भर्ती है उसकी जो उम्र सीमा है वो 21 से बढ़ाकर 23 वर्ष करा जा सकता है। फिर दोस्तों 50% अग्निवीरों को स्थायी करना, अभी 25% था, 25% अग्निवीरों को स्थायी किया जाता था, परमानेंट किया जाता था, तो आगे चलकर 50% हो सकता है, 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जा सकता है आगे चलकर। फिर दोस्तों इसी का एक रूल है कि 75% को 4 साल बाद रिटायरमेंट मिलता था, यानी 25% को तो स्थायी कर दिया, परमानेंट कर दिया, और जो 75% है अग्निवीर उनको रिटायरमेंट कर दिया 4 साल बाद। तो दोस्तों एक यहां पे नुकसान होता था। तो दोस्तों ये रूल भी चेंज होना चाहिए। सिर्फ 50% ही क्यों, सिर्फ 25% ही क्यों, पूरे 75%, पूरे 100% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। तो दोस्तों ये रूल चेंज होना चाहिए। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, छुट्टियों के नियम नियमित सैनिकों जैसे होंगे। जो बाकी जो नियमित सैनिक हैं, जो परमानेंट सैनिक हैं, उनके जो रूल हैं वो अग्निवीरों पर अप्लाई किए जाए, सेम रूल अप्लाई किए जाएं अग्निवीरों पर, जो दूसरे सैनिक हैं उनके रूल, जैसे कि छुट्टी के नियम। फिर दोस्तों अग्निवीरों को समान सुविधाएं देने पर विचार, जो सैनिक सब सुविधाएं लेते हैं वही सब सुविधाएं अग्निवीरों को दी जाए। ऐसी दोस्तों योजनाएं आगे लागू हो सकती हैं, अभी इन चीजों का आकलन किया जा रहा है। चलते अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों जो लास्ट इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एनपीएस से यूपीएस में जाएंगे, चाहे वो पूर्व सैनिक हो, चाहे फिर वो सिविल के पेंशनर हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो जो एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं या फिर जो एनपीएस में अभी हैं, अगर वो यूपीएस में जाएंगे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो कौन से उनको फॉर्म भरने की जरूरत है, ये जानकारी आप सही से समझिएगा। अब दोस्तों यूपीएस में शामिल होने के लिए 3 फॉर्म है यूपीएस में शामिल होने के लिए। अब आपको कौन सा भरना है ये आप सही से समझिए। सबसे पहला फॉर्म है फॉर्म A1। जो कर्मचारी नए भर्ती होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 अप्रैल 2025 को या फिर इसके बाद, वो फॉर्म भरेंगे फॉर्म A1। यानी जो नए रिक्रूटी होंगे, जो नए भर्ती होंगे 1 अप्रैल 2025 से या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद, वो फॉर्म भरेंगे फॉर्म A1 यूपीएस में जाने के लिए। फिर दोस्तों एक और फॉर्म है जिसका नाम है फॉर्म A2। अब फॉर्म A2 कौन भरेंगे? जो अभी एनपीएस में है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो अभी भारत सरकार के, केंद्र सरकार के एम्प्लॉय हैं, जो अभी एनपीएस का फायदा ले रहे हैं, जो अभी एनपीएस में है, वो जाएंगे यूपीएस में फॉर्म A2 भर के। उनको मौका मिलेगा यूपीएस में जाने का। वो कौन सा फॉर्म भरेंगे? फॉर्म A2। फिर दोस्तों एक और फॉर्म है फॉर्म B1। ये फॉर्म है पेंशनर के लिए। केंद्र सरकार के पेंशनर जो 31/3/2025 को रिटायर होंगे या फिर इससे पहले रिटायर हो गए होंगे, ये डेट आप याद रख लीजिए, 31/3/2025। जो पेंशनर 31/3/2025 तक पेंशन आएंगे या फिर जो 31/3/2025 से पहले रिटायर हो गए होंगे, उनको यूपीएस में जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों वो फॉर्म B1 भर सकते हैं। हालांकि जो ये पेंशनर है, ये अगर एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं तब ये यूपीएस में जाएंगे। अगर ये एनपीएस से पेंशन ले रहे हैं तब दोस्तों ये फॉर्म B1 भर के वो यूपीएस में शिफ्ट हो सकेंगे, यूपीएस में वो जा पाएंगे। तो दोस्तों ये 3 फॉर्म है अलग अलग कैटेगरी के। पहला फॉर्म है जो भर्ती होंगे, जो नया आवेदन देंगे और भर्ती हो जाएंगे 1 अप्रैल 2025 को या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद। दूसरा फॉर्म है A2, जो एनपीएस में है, जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो एनपीएस में अभी हैं, वो यूपीएस में जाएंगे इस फॉर्म को भरकर। फिर तीसरा कैटेगरी है फॉर्म B1, जो पेंशनर हैं, जो 31/3/2025 को रिटायर होंगे
या फिर इससे पहले के पेंशनर हैं जो रिटायर हो गए 31/3/2025 से पहले, जो एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं, जो एनपीएस का फायदा ले रहे हैं, वो यूपीएस में जाएंगे फॉर्म B1 भर के। ये ऑप्शन आपको ऑनलाइन भी मिलेगा और आप ऑफलाइन भर के भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।